बच्चों आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे न्यूक्लियस का रोल होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि या तो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं या फिर बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो बच्चों ऐसे रिएक्शंस को न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं और इन न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये न्यूक्लियर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, अब वो न्यूक्लियर फ्यूल जब न्यूक्लियर रिएक्शन करता है तो बेटा हीट निकलती है और उस हीट से पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके और बेटा स्टीम से टरबाइन को रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बच्चों, हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, उस पर बेसिकली किसी पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को मान लो इंसिडेंट किया तो ये न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो बेटा इस प्रोसेस में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और इस तरीके से एक हैवी न्यूक्लियस का छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, और बेटा इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये आपको 10th क्लास लेवल पे इतना ही क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस काफ़ी डेंजरस होती हैं क्योंकि इनसे जो रेडिएशंस होते हैं बेटा वो काफ़ी हार्मफुल होती है। ठीक है, मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को बनाने की कॉस्ट और मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा रहती है। और बच्चों जैसे मान लो हम लोग न्यूक्लियर फिजन की बात करें, यूरेनियम मान लो फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो यूरेनियम की अवेलेबिलिटी भी कम है। ठीक है, और इस न्यूक्लियर फिजन को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए काफ़ी इजीली यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। लिखो इसको। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करते हैं बेटा। फ्यूज़न वर्ड का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, मान लो ये दो न्यूक्लियस हैं, ये जुड़ करके ऐसा बनते हैं। तो इससे क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनना इज फ्यूज़न। ठीक है, अब इस प्रोसेस में बेटा जो भी मास डिफेक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट के मास का डिफरेंस, वो सारा मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मतलब क्या है, मास डिफेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये प्रोसेस जो होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया और इन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का बेटा एनवायरनमेंट पे कोई ना कोई इम्पैक्ट रहता है। कुछ पॉल्यूशन की फॉर्म में और कुछ का इम्पैक्ट इस तरीके से रहता है, जैसे मान लो हमने कोई डैम बनाया हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, तो बेटा वहाँ पे जो भी पहले से मतलब लोग रहते थे उनको दिक्कत है, या फिर कभी डैम में मान लो कोई लीकेज हो जाए या डैम ब्रेक हो जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बेटा मतलब हर सोर्स ऑफ एनर्जी का कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान रहता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो थर्मल की बात करें तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, और मैं अगर सोलर सेल्स की बात करूं तो सोलर सेल्स की बात करने पे बेटा हमें डायरेक्ट कोई एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं दिखता, पर उन सोलर सेल्स को बनाने में, उन सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में जो प्रोसेस रहा होगा वहाँ से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट रहा होगा। तो ये बेसिकली कुछ एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने टाइम तक रहेंगे। ठीक है,
तो बेसिकली बेटा अलग अलग टाइप ऑफ सोर्स है जो वो अलग अलग टाइम तक रहने वाला है। जैसे मान लो मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूं, ठीक है, तो हम फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि इनकी सप्लाई लिमिटेड है और ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। और वहीं अगर मान लो मैं बायोमास की बात करूं, ट्रीज़ की बात करूं, तो बेटा अगर मान लो हम ट्रीज़ को जिस रेट पे मतलब जला रहे हैं उसी रेट पे ट्रीज़ का प्रोडक्शन भी करते रहें, ठीक है ना, मतलब जितना हम ट्री को यूज़ कर रहे हैं उतने ट्रीज़ लगाते भी रहें, ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, पर वो भी तभी बोल सकते हैं जब हमारा उसका कंजप्शन रेट कम रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी का अलग अलग मतलब सिस्टम है, ठीक है। तो बेटा अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी का अलग अलग तरीके से कंजप्शन रेट है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस रेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और किस रेट से अवेलेबल है, हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कब तक रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताओ, तो आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना होगा, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना आ गया। तो आपको बेटा हर सोर्स ऑफ एनर्जी का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सको, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए।